तो ना एक बार सारे बच्चे ध्यान दो, देखो क्या होता है, आ जाओ गौरव। तो यहाँ पे क्या होता है सना, देखो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे सना क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में कौन सा स्ट्रक्चर है, फिम्ब्री, ठीक है। ये कौन सा है, इनफंडिबुलम, ये क्या आएगा, एम्प्यूला, और ये क्या आएगा, इस्थमस। तो यहाँ से ना ओवरी जो होती है वो क्या रिलीज करती है, ओवा। ओवा को जाके एम्प्यूला पे क्या करना होता है, फर्टिलाइज। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट डिवाइड कर जाता है 2 सेल में, कितने में डिवाइड कर जाता है, 2 सेल में डिवाइड कर जाता है। 2 से जाइगोट कितने में डिवाइड कर जाता है, 4 में। 4 से जाइगोट कितने में डिवाइड कर जाता है, 8 सेल में डिवाइड कर जाता है। इस 8 सेल के एम्ब्रियो को मोरूला कहा जाता है, ठीक है भाई। अब ये 8 सेल का जो मोरूला होता है ये डिवाइड कर जाता है 16 में, कितने में, 16 में डिवाइड कर जाता है। और 16 में इसके बाहर ये जो लेयर इसका नाम होता है जोना प्लेसूडा, ये बची रहती है, ठीक है। फिर ये फेलोपियन ट्यूब से बाहर आ जाता है, कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब से। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब से बाहर आता है तो किसके अंदर से बाहर आ जाता है, ये जोना प्लेसूडा के अंदर से। तो ये सेल्स हैं, ये कहेंगी सेल्स हैं। तो जोना प्लेसूडा के अंदर से बाहर आ गया। यहाँ पे कुछ और सेल्स होती हैं, यहाँ पे 3 तरीके की सेल्स होती हैं, ए, बी और सी। जो ए होता है ये बाहर वाली लेयर, ये तो जाके एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करती है और एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से कवर करके क्या कर लेता है, इम्प्लांट, क्या कर लेता है, तो बच्चा यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। और जो ये अंदर वाली सेल्स है जिन्हें बी सेल्स कह रहे हैं, ये बनाती हैं आगे बच्चे के बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे फ्लूइड होता है जो न्यूट्रिटिव होता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब। क्लियर होगी बात। अब इनके क्या क्या नाम है वो स्टेटमेंट में समझ में आएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखवाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे बच्चे स्टेटमेंट लिखेंगे। जाइगोट डिवाइड रैपिडली, तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस का क्वेश्चन भी बनता है। तो जाइगोट डिवाइड रैपिडली, जाइगोट डिवाइड करता है रैपिडली। तो जाइगोट डिवाइड रैपिडली, रैपिडली by a division called cleavage, by a division called cleavage। तो जाइगोट की जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है उसका नाम क्या होता है, क्लीवेज। तो जाइगोट डिवाइड रैपिडली बाय अ डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या होती है, क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन होती है, क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। इन विच एस फेज absent, इन विच एस फेज absent, इन विच एस फेज absent। अब ये एस फेज क्या होता है, एस फेज क्या होता है, तो अगर मैं पहले दोबारा रिवाइज कराऊं तो यहाँ पे ये जाइगोट बना था स्पर्म और ओवा की वजह से, और स्पर्म और ओवा की वजह से जाइगोट कितने सेल में डिवाइड कर गया था, 2 में, ठीक है भाई। तो जाइगोट अब क्या बदल चुका है, एम्ब्रियो में, किसमें, तो जो जाइगोट एम्ब्रियो में बदला है वो कौन से डिवीजन से बदला है, और उसमें कौन सा फेज absent है, एस फेज। अब ये एस फेज क्या होता है जरा समझते हैं। तो जब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2, ठीक है। गैप 1 सिंथेसिस फेज और G2 फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए क्या होता है, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होगा, एस में, कहाँ होगा, एस फेज में। तो सवाल ये आता है, बताओ कि जो एस फेज है उस एस फेज में अगर रेप्लिकेशन हो रही है तो जी फेज में वो सामान बनेगा जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है ना भाई। तो यहाँ पे जी फेज में क्या बनता है, जी फेज में बनता है आरएनए, क्या बनता है, आरएनए बनता है। क्यों, क्योंकि आरएनए से बनता है प्रोटीन, आरएनए से बनता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो होता है, और आरएनए अगर बन रहा है और प्रोटीन अगर बन रहा है तो एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे एटीपी भी क्या करती है, बनती है। अब यहाँ पे देखो आरएनए सिंथेसिस इंक्रीजेस, जीवन में आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, तो आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। अगला पॉइंट लिखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस, और एक प्रोसेस चल रही है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो लिखते हैं हम एटीपी सिंथेसिस इंक्रीजेस। अब ये बताओ ये प्रोटीन कहाँ, सना बताओ ये प्रोटीन कहाँ यूज होगा, जीवन में जो प्रोटीन बना कहाँ यूज होगा, डीएनए को रेप्लिकेट करने में, डीएनए को रेप्लिकेट करने में। तो एस फेज में डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, absent होती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, हाँ मतलब डीएनए रहेगा जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। जितना डीएनए स्पर्म लेके आया था और ओवा में था उतना ही डीएनए रहेगा, उससे ज्यादा नया डीएनए नहीं बनेगा, वही डीएनए जो है चलता रहेगा, नया डीएनए नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। तो यही चीज यहाँ पे लिखी जाती है कि जाइगोट डिवाइड बाय रैपिड माइटोटिक डिवीजन, और उसे क्या कहा जाता है,
क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई इसमें। ठीक है, अब जो क्लीवेज होती है इसके बाद लिखते हैं हम, तो जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट डिवीजन जो होती है, फर्स्ट डिवीजन अकर एट along animal pole and vegetative pole। तो फर्स्ट डिवीजन अकर along animal pole and वेजिटेटिव पोल। तो पहली डिवीजन जो होती है वो एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल के थ्रू होती है। तो व्हाट इज एनिमल पोल एंड वेजिटेटिव पोल? तो अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो ओवा है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है ZP, जोना प्लेसूडा, और ये होते हैं पोलर बॉडी। क्या होते हैं? पोलर बॉडी जहां पे होते हैं उस जगह को एनिमल पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? और जहां पे नहीं होते उसे वेजिटेटिव कहते हैं। तो एनिमल और वेजिटेटिव पोल के थ्रू पहली डिवीजन होती है। तो फर्स्ट डिवीजन अकर अलोंग एनिमल पोल एंड वेजिटेटिव पोल। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या बनता है? लीड टू फॉर्मेशन ऑफ तो इसकी वजह से क्या बनता है? टू सेल एम्ब्रियो। क्या बनता है? टू सेल एम्ब्रियो। डायग्राम में देख पा रहे होगे, टू सेल एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की सेल को क्या कहते हैं आकृति? ब्लास्टोमेयर। ठीक है, तो इसे कहा जाता है टू सेल ब्लास्टोमेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो टू सेल एम्ब्रियो को कहा जाता है टू सेल ब्लास्टोमेयर, क्योंकि एम्ब्रियो की सेल का नाम होता है। तो बताओ भाई सना, इस डायग्राम में डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, तो कौन सा डायग्राम है जो टू सेल ब्लास्टोमेयर बता रहा है? कौन सा नंबर का टू सेल ब्लास्टोमेयर कौन सा है? 1, 2 या 3? 3। ठीक है, तो टू सेल ब्लास्टोमेयर है थर्ड। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सेकंड डिवीजन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन होती है। तो सेकंड डिवीजन जो होती है इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन, इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन। तो इस परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन, वो परपेंडिकुलर होती है फर्स्ट वन के, एंड फॉर्म करती है फोर सेल ब्लास्टोमेयर। और क्या बनेगा? फोर सेल ब्लास्टोमेयर। तो बताओ भाई गौरव, जो फोर सेल ब्लास्टोमेयर है वो डायग्राम नंबर कौन सा है? 3, 4, 1, 2, 4। ठीक है भाई, तो ये बन गया फोर सेल ब्लास्टोमेयर। क्या होता है भव्य? एम्ब्रियो की जो सेल होती है उसे क्या कहते हैं हम? ब्लास्टोमेयर कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां बन गया फोर सेल। कहां के बाद भाई? परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन। देखो पहली डिवीजन कैसे हुई थी गौरव? ऐसे एनिमल पोल से। तो दूसरी कैसी होगी? ऐसे परपेंडिकुलर, तो यही हुआ ना। तो ये हो गया फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन। अब आते हैं थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन जो होती है, ठीक है, वो होती है अकर आफ्टर हाँ चला लो। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा? थर्ड डिवीजन जो होती है वो अकर होती है आफ्टर 12 आवर्स। कब होती है? आफ्टर 12 आवर, 12 घंटे के बाद। मतलब जब ये हो चुकी होती है उसके 12 घंटे के बाद होती है। एंड इट फॉर्म 8 सेल ब्लास्टोमेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? 8 सेल ब्लास्टोमेयर। और 8 सेल ब्लास्टोमेयर का दूसरा नाम क्या होता है? मोरूला। क्या नाम होता है? मोरूला नाम होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे मोरूला। तो बताओ भाई आकृति, मोरूला कौन सा डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? तो नाम ही लिखा हुआ है, फिफ्थ है ना, 8 सेल ब्लास्टोमेयर। तो अर्ली मोरूला कौन सा है? फिफ्थ वाला। ठीक है, 8 सेल को हम अर्ली मोरूला भी कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड डिवीजन के बाद क्या आता है? जैसे एग्जाम में तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही लिखना है कि इतनी देर बाद हो रही है, एनिमल पोल के थ्रू हो रही है। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म 2 सेल ब्लास्टोमेयर, 2 सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 सेल ब्लास्टोमेयर, 4 सेल डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल ब्लास्टोमेयर, एंड 8 सेल इज कॉल्ड मोरूला। जरूरी नहीं है तुम्हें ये सब लिखना कि भाई परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, जरूरी नहीं है सब लिखना। आफ्टर आता है फोर्थ डिवीजन होती है, ठीक है, एंड लेट मोरूला फॉर्म। फोर्थ डिवीजन होती है एंड लेट मोरूला फॉर्म हो जाता है। लेट मोरूला जो होता है वो 16 सेल को कहा जाता है। तो 16 सेल ब्लास्टोमेयर को लेट मोरूला कहा जाता है। 16 सेल ब्लास्टोमेयर को लेट मोरूला
कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं बोलूँ डायग्राम नंबर 6 क्या हो गया, लेट मोरूला। अब लेट मोरूला दो चीजें करेगा, है ना सना, कितनी चीजें करेगा, दो। एक तो डिवाइड करेगा और किसके अंदर से बाहर आ जाएगा, जोना प्लासूडा के अंदर से, ठीक है। तो ये डिवाइड करते करते किसके अंदर से स्क्वीज आउट हो जाता है, जोना प्लासूडा के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ डिवीजन के बाद बन गया 16 सेल ब्लास्टोमेयर। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक चीज और यहाँ पे तुम लोगों से मुझे पूछनी थी कि ये जितनी भी डिवीजन हुई ये कौन से स्ट्रक्चर में हो रही है। ये जो अभी तक डिवीजन हुई, 4 डिवीजन जो हुई कहाँ हो रही है, ऑल डिवीजन टिल नाउ कहाँ हो रही है, ओवा के अंदर हो रही है। तो ऑल डिवीजन टिल नाउ अकर इन फैलोपियन ट्यूब, ये कहाँ हो रही है, इन फैलोपियन ट्यूब। अब डायग्राम में दिख रहा है फिर भी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। डायग्राम का नाम क्या था इसका गौरव, जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में तो हो रहा है, ओवा कहां से आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या समझ में आया भाई। तो एग्जाम में तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, तो ऑल डिवीजन टिल नाउ अकर इन फैलोपियन ट्यूब, ये जितनी भी अब तक फैलोपियन ट्यूब से बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में तुम्हें बस ऐसे लिखना है, फर्स्ट डिवीजन जो होती है उससे 2 सेल बनती है, सेकंड डिवीजन से 4 बनती है, या थर्ड डिवीजन से 8 बनती है, उसे मोरूला कहते हैं, फिर 16 सेल ब्लास्ट। अब तक कितना हुआ सारा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, क्लियर है भाई। तो एक चीज और आती है एंट्रेंस में, देखो यहाँ पे ये जितनी भी सेल है ना, ये जितनी भी सेल है जाइगोट से लेके यहाँ तक, सबका साइज सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चाहे 2 सेल ब्लास्टोमेयर हो, चाहे 4 सेल हो, चाहे 8 सेल हो, चाहे 16 सेल हो, इन सबका साइज क्या होता है, सेम होता है। बस जो अंदर की सेल्स हैं उनका डिवाइड कर करके साइज छोटा होता रहता है। जो बाहर वाला सर्कल है जोना प्लासूडा वाला, वो सर्कल सेम रहता है, मतलब उसका पूरा का पूरा जो डायमीटर होता है वो पूरा डायमीटर हर स्ट्रक्चर में सेम रहता है। 2 सेल में भी सेम रहता है, 4 सेल में भी सेम रहता है, 8 सेल में भी सेम रहता है, और 16 सेल में भी सेम रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बने अभी तक लेट मोरूला तक, सबका साइज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर 7 डेज दिस ब्लास्टोमेयर, ठीक है, दिस ब्लास्टोमेयर डिवाइड एंड स्क्वीज आउट, ये डिवाइड करेगा और स्क्वीज आउट करेगा फ्रॉम जोना प्लासूडा। तो आफ्टर 7 डेज दिस ब्लास्टोमेयर डिवाइड एंड स्क्वीज आउट फ्रॉम जोना पैलूसिडा। तो जो ये जोना पैलूसिडा के अंदर से स्क्वीज आउट करेगा कब, 7 दिन के बाद, और डिवाइड भी करेगा। तो दिस ब्लास्टोमेयर डिवाइड एंड स्क्वीज आउट फ्रॉम जोना प्लासूडा एंड इट फॉर्म, और ये फॉर्म करेगा, एंड इट फॉर्म एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम होगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये फॉर्म करेगा ब्लास्टोसिस्ट। तो बताओ भाई सना, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कौन सा नंबर कहलाएगा, 5, 6 या 7? 7वां, ठीक है भाई। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं उसकी जरा बात करते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक तो आउटर लेयर होती है, क्या होती है, आउटर लेयर होती है, और एक इसके अंदर सेंटर में कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, जो आगे चल के चाइल्ड बनाएंगी, और एक इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, ठीक है, कैविटी के अंदर। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट होता है, उसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, क्या नाम होता है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये क्या बनाता है, इट फॉर्म प्लेसेंटा, ये क्या बनवाएगा, प्लेसेंटा बनवाएगा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा बनवाएगा, और ये होता है इनर सेल मास, इनर सेल मास जो होता है ये बनवाएगा फ्यूचर एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। और यहाँ होती है ब्लास्टोसील कैविटी, और इस कैविटी में क्या होता है, हैव न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। दो आउटर लेयर जो होगी ब्लास्टोसिस्ट की, वो क्या करेगी, आउटर लेयर ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करेगी। यहाँ पे लिखेंगे आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट करेगी एंडोमेट्रियम को,
पेनिट्रेट करेगी एंडोमेट्रियम को, पेनिट्रेट एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और जो एंडोमेट्रियम होगा डिवाइड करेगा एंड एंडोमेट्रियम डिवाइड एंड कवर इट, और उसे कवर कर लेगा, ठीक है, और कवर कर लेगा। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ एक बार ध्यान दो। यहाँ पे हुआ आउटर लेयर जो होगी ब्लास्टोसिस्ट की वो पेनिट्रेट करेगी एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम इसके बदले क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसे कवर कर लेगा। एंड इज कॉल्ड प्लांटेशन, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस का नाम होता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कैसे होती है, अगर एग्जाम में आते हैं इम्प्लांटेशन कैसे होती है तो बताओगे, ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है किसको पेनिट्रेट करती है, एंडोमेट्रियम डिवाइड करके उसे क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इम्प्लांटेशन नाम होता है, ठीक है भाई। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो होता है इसे ब्लास्टूला भी कहा जाता है भाई, ठीक है, इसे ब्लास्टूला भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे ब्लास्टूला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम होप सो समझ में आ गया होगा। यहां तक लिख लिया सबने, ठीक है भाई। तो क्या क्या हुआ मैंने बताया कि जाइगोट बनने के बाद 2 सेल में डिवाइड हुआ, 4 सेल में डिवाइड हुआ, 8 सेल को मोरूला कहते हैं, 16 सेल में डिवाइड हुआ, 16 सेल बाहर निकला यूट्रस की तरफ डिवाइड करते हुए और बन गया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 3 पार्ट्स थे, एक था ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास और ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है भाई। तो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया, सॉरी ट्रोफोब्लास्ट ने क्या करा, प्लेसेंटा बनवाई, मतलब एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करा और उसको कवर इम्प्लांटेशन में भी मदद करी। इनर सेल मास फ्यूचर एम्ब्रियो बनाएगा। अब यहाँ पे हेडिंग आएगी, तो लास्ट टॉपिक सना हमने किस टॉपिक पे खत्म करा, लास्ट टॉपिक हमने लास्ट लाइन कहाँ खत्म करी आज, इम्प्लांटेशन पे। तो टॉपिक का नाम लिखोगे इम्प्लांटेशन। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन के बारे में लिखेंगे डेफिनेशन। तो इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन होती है एम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस, एम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट का दूसरा नाम क्या होता है भाई गौरव, ब्लास्टोसिस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लास्टूला, क्या नाम होता है, ब्लास्टूला। तो एम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होती है, आउटर लेयर किसकी क्या करती है बताओ ऐसा ना, आउटर लेयर ऑफ, लास्ट लाइन क्या पड़ी थी, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, हाँ आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट करती है, हाँ आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट एंडोमेट्रियम and endometrium by forming chorionic villi, by forming chorionic villi, ठीक है, chorionic villi, ठीक है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। तो ये जो इसकी लेयर है, जैसे मान लो यहाँ एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम के पे इस तरीके से फिंगर लाइक क्या बना लेगा अपना स्ट्रक्चर, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसे क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट एंडोमेट्रियम बाय फॉर्मिंग कोरियोनिक विलाई। अब एंडोमेट्रियम क्या करेगा, एंडोमेट्रियम डिवाइड एंड कवर इट, डिवाइड एंड कवर इट। तो इसे डिवाइड करके कवर कर लेगा एंड इम्प्लांटेशन अकर, और इम्प्लांटेशन हो जाएगी भाई। तो ये हो गई इम्प्लांटेशन कंप्लीट, ठीक है। अब बताओ एंडोमेट्रियम की मेंटेन करके कौन रखेगा, थिकनेस को मेंटेन करके कौन रखेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन कौन रखेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन को मेंटेन करवाना चाहता है, ठीक है, ओवा को ब्रेक नहीं होने देता।
प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम को थिक करवाता है। तो ये सब चीजें एंडोमेट्रियम को, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। इस वजह से इसको रेस करते हैं। इम्प्लांटेशन हो चुकी, अब पढ़ेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो यहाँ पे हेडिंग आती है ट्विंस। तो दो तरीके के ट्विंस होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक और एक होता है डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक, ठीक है भाई। तो ये बताओ भाई मुझे सवाल का आंसर, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का, उस फैलोपियन ट्यूब के डायग्राम में हमने स्पर्म और ओवा को फ्यूज करा तो क्या बना था? जाइगोट बना था। वो जाइगोट कितने सेल में डिवाइड करा? 2 में। 2 से कितने में करा? 4 से 8 में। 8 से 16 के बाद वो यूट्रस की तरफ गया, स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम जोना प्लेसुडा, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम जोना प्लेसुडा, ड्यूरिंग स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम जोना प्लेसुडा, तो जोना प्लेसुडा से बाहर निकलते टाइम, ड्यूरिंग स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम जोना प्लेसुडा, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि यही तो बनता है, ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स समटाइम, 2 पार्ट्स, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ड्यूरिंग स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम जोना प्लेसुडा, ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स समटाइम, ठीक है। एंड दिस 2 पार्ट्स फॉर्म 2 ब्लास्टोसिस्ट। ये 2 पार्ट्स क्या फॉर्म कर देते हैं? 2 ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर देते हैं। तो दिस 2 पार्ट्स फॉर्म 2 ब्लास्टोसिस्ट and this 2 blastocyst form 2 fetus। ये कितने fetus बना देते हैं? 2 fetus बना देते हैं। तो एक बच्चा बन जाता है एक से और दूसरा बच्चा बन जाता है दूसरे टुकड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाते हैं 2 fetus and this 2 fetus are called monozygotic twins। इन्हें क्या कहा जाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब सवाल ये आता है ऐसा ये कैसे कर पाया? तो इसके पास कौन सी सेल होती है? ब्लास्टोमेयर। तो यहाँ पे एक टॉपिक लिखना होता है स्टेम सेल या टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल। तो यहाँ पे स्टेम सेल और टोटीपोटेंट सेल क्या होती हैं? तो ब्लास्टोमेयर जो होती है हैव कैपेसिटी, ब्लास्टोमेयर हैव कैपेसिटी टू form any structure of body, to form any structure of body। मतलब एक ब्लास्टोमेयर के पास खूबी होती है कि वो हड्डी भी बना सकती है, हार्ट भी बना सकती है, ब्रेन भी बना सकती है, ठीक है। तो जब किसी सेल के पास ऐसी कैपेसिटी हो कि वो किसी भी चीज में तब्दील हो सकती है, तो ऐसी सेल को क्या कहते हैं भाई? हम स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। तो स्टेम सेल या टोटीपोटेंट सेल क्या होती है? ब्लास्टोमेयर ही होती है स्टेम सेल। तो ब्लास्टोमेयर हैव कैपेसिटी टू फॉर्म एनी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड स्टेम सेल या टोटीपोटेंट सेल। तो हमारी बॉडी में स्टेम सेल, तो होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो स्टेम पे प्लेसेंटा कट करी जाती है, तो प्लेसेंटा में से जो ब्लड निकलता है उसको कुछ लोग क्या करवाते हैं? प्रिजर्व करवाते हैं, क्योंकि उसमें कौन सी सेल्स होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं, ब्लास्टोमेयर सेल्स होती हैं। और जब बच्चा कभी बीमार पड़ जाता है और उसकी स्टेम सेल प्रिजर्व करवा रखी है और उसको कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज नहीं है, तो उसको स्टेम सेल अगर चढ़ा दो तो ठीक हो जाता है, ठीक है। सब एक से एक कैंसर तक ठीक कर देती है स्टेम सेल, जिनका इलाज नहीं बीमारी वो तक ठीक कर देती है स्टेम सेल, ठीक है। पर शर्त है कि उसी बच्चे की वो स्टेम सेल होनी चाहिए जो प्रिजर्व करी गई है, ठीक है, जब ही काम करेंगे। और ये कहीं भी करा सकते हैं, बस उनको पैसे देने होते हैं प्रिजर्व करवाने वालों को हर साल उसको प्रिजर्व रखने के, ठीक है। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है भाई? तो डाइजाइगोटिक ट्विंस ये फॉर्म होते हैं बाय 2 ओवा एंड 2 स्पर्म्स। 2 अलग अलग ओवा प्रोड्यूस होंगे और 2 अलग अलग
स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, डाइजाइगोटिक कहा जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, बताओ ऐसा ना। ज्यादा सिमिलैरिटी किसमें होगी बच्चों में, मोनो में या डाई में? मोनो में, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने। तो ये हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस, खत्म है ना भाई गौरव। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बच्चों के क्या होते हैं, सेम जीन्स होते हैं, ठीक है, इनके सेम जीन्स होते हैं। तो इनमें बहुत गड़बड़ हो जाती है जब मोनोजाइगोटिक कोई बच्चा होता है। अब आते हैं यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स पे। पहले इतना लिख लो, प्रंजल ने मैसेज देखा पर प्रंजल ही नहीं आई, बाकी किसी ने मैसेज नहीं देखा, बाकी सब आ गए। हाँ जॉइंट होते नहीं, वो तो डिफॉर्मिटी है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, देखो उसका रीजन ये होता है जो जॉइंट पे भी होते हैं, कि मान लो जो जाइगोट था, ठीक है, वो टूटा, तो टूटा देखो ब्लास्टोसिस टूटा कैसे, ऐसे टूटा, ऐसे प्रॉपर टूटा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिवीजन में डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़े हुए होते हैं वो उनके डिवीजन का डिफेक्ट होता है कि वो डिवाइड प्रॉपर नहीं हुए, या तो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाते और वो डिवाइड प्रॉपर नहीं हुए। तो उस केस में ऐसा होता है कि सेल्स उनकी प्रॉपर डिवाइड नहीं हुई, अलग अलग नहीं हुई, इस वजह से वो जुड़े हुए पैदा हो गए, ठीक है। अब तो ये जुड़े हुए में भी तुमने देखा होगा, एआई से दो वो रील बना रहे हैं कि फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है, दोनों आपस में, और वो रील बना बना के डाल रही हैं कि हम दो बहनें हैं, ये हैं वो है। मतलब तुम्हें देख के लगेगा नहीं कि वो रियल, रियल तो खैर लगी नहीं, लगेगा ही नहीं। इतना परफेक्ट कैसे कोई हो सकता है कि दो जुड़े हुए बच्चे पैदा हुए और दोनों की बॉडी एकदम परफेक्ट है, साइज भी, हेयर भी, ठीक है। तो वो एआई से बनाया हुआ प्रॉपर है। तो डाइज़ाइगोटिक ट्विंस ये सब हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी उससे जो भी स्ट्रक्चर था लास्ट क्लास का वो पूरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक एक और, जिसका नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, इसको जरा समझते हैं। तो देखो भाई, जो चाइल्ड होता है, ठीक है, उस चाइल्ड, वो चाइल्ड जो होता है वो जाके मदर की बॉडी में क्या करता है, फिक्स हो जाता है। चाइल्ड किसकी बॉडी फिक्स हो जाता है, मदर की बॉडी में। तो कैसे फिक्स होता है भाई चाइल्ड, तो ये बच्चा आएगा, ये कहाँ से बन रहा है, इनर सेल मास से, ब्लास्टोसिस्ट की, और ये बच्चे के बीच में आएगी अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या आएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये आएगी डिस्क शेप प्लेसेंटा, क्या आएगी, डिस्क शेप प्लेसेंटा, और ये मदर का क्या आएगा, यूट्रस, है ना। तो यूट्रस जो है, तो मदर वाले पार्ट को कहा जाता है डेसिडुआ, क्या कहा जाता है, और बच्चे वाले पार्ट को कहा जाता है कोरियोन, क्या कहा जाता है, कोरियोन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होता है, इस बच्चे के अंदर सबसे पहली जो लेयर होती है इसके चारों तरफ, उसका नाम होता है कोरियोन। क्या नाम होता है, कोरियोन। तो सबसे पहली लेयर होती है कोरियोन, ठीक है। फिर बच्चे के अराउंड एक और लेयर होती है, उसका नाम होता है एमनियन, ठीक है। और इसके अंदर बच्चे की सेल एक आधी, और बच्चे की बॉडी की एक आधी सेल, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो इसका नाम होता है एमनियन, एमनियन, ठीक है। तो एमनियन के अंदर मैंने क्या बताया, हैव एमनियोटिक फ्लूइड, हैव एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड किस लिए होता है भाई, एमनियोटिक फ्लूइड, तो इसमें क्या था, देखो ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन ऑफ फीटस, डेसिकेशन ऑफ फीटस, डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइनेस, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन ऑफ फीटस, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होती है, हैव फीटल सेल, है ना आकृति, इसके अंदर कौन सी सेल है, हैव फीटल सेल। दिस सेल इज टेकन, दिस सेल इज टेकन बाय निडल, इस सेल को कैसे ले लिया जाता है, बाय निडल, टू स्टडी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, टू स्टडी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी। तो जेनेटिक दिक्कतों को देखने के लिए सेल को ले लिया जाता है, एंड बट बैन कर दिया गया इंडिया में से, बट बैन इन इंडिया, इसे इंडिया में बैन कर दिया गया, बट बैन इन इंडिया
ड्यू टू फीमेल फिटिसाइड, ड्यू टू फीमेल फिटिसाइड, तो फीमेल चाइल्ड की डेथ की बढ़ते हुए रेट की वजह से, ठीक है, इसको इंडिया में बैन कर दिया, क्योंकि इंडिया में इसमें जेनेटिक्स से क्या चेक कर ले रहे थे कि लास्ट में एक्स एक्स है या एक्स वाई है, ठीक है, तो इसलिए इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। दोबारा बताता हूँ, एमनियन सेकेंड लेयर होती है, एमनियन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या करता है, प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ फीटस, ड्राइनेस से बचाता है, और जो फीटल की सेल होती है इसके अंदर होती है तो उसको निडल से ले लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के लिए, बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। पर इंडिया में इसका कैसे इस्तेमाल होने लग गया, फीमेल चाइल्ड को चेक करने के लिए कि जीन्स चेक करके बताओ लास्ट में एक्स एक्स है या एक्स वाई है, तो इसलिए इसको इंडिया में क्या कर दिया गया भाई, बैन कर दिया गया, ठीक है। अब आती है बच्चे के अराउंड 2 लेयर और, तो 1 और 2, तो इसमें पहली जो होती है इसका नाम होता है यॉर्क सैक, ठीक है, ये होती है थर्ड लेयर, अभी इसका फंक्शन लिखाऊंगा, और इसका नाम होता है फोर्थ, इसका नाम होता है एलेंटॉइस, 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 तो ये होती है डी, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे 4 लेयर जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। और ये चारों लेयर कौन बनाता है, तो ये बनाती है फॉर्म बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। ये सब कौन बना रहा है, ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है, तो दिस ऑल लेयर इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। बोलो भाई गौरव क्या डाउट था, ठीक है। तो कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस। अब इनका फंक्शन लिख देते, तो कोरियन जो होता है हेल्प करता है प्लेसेंटा बनाने में और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में, तो इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, तो ये हेल्प करता है प्लेसेंटा बनाने में, तो हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एक्सचेंज इन न्यूट्रिशन, तो ये हो गया भाई इसका फंक्शन, ठीक है, कोरियन का, हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन। एमनियन का ऑलरेडी बता ही चुका हूं मैं, ठीक है। इसके बाद आता है भाई यहाँ पे यॉर्क सैक। यॉर्क सैक जो होता है इसमें यॉर्क होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हैव यॉर्क, तो ये एग ही तो होता है ना, तो इसमें यॉर्क होता है, और यॉर्क कैसा होता है, बहुत कम, तो ह्यूमन एग को बहुत कम की वजह से क्या कहा जाता है, माइक्रोलसाइथल, क्या कहा जाता है, माइक्रोलसाइथल कहा जाता है, तो ह्यूमन को कहा जाता है माइक्रोलसाइथल, ठीक है, हैव यॉर्क, और यॉर्क कैसा होता है, बहुत कम, तो इसलिए ह्यूमन को क्या कहा जाता है, एग को या ह्यूमन यॉर्क को क्या कहा जाता है, माइक्रोलसाइथल। माइक्रोलसाइथल मतलब यॉर्क क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, वेरी वेरी लेस होता है, ठीक है। अब आता है एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस जो होती है डिस्पोज करने में मदद करती है वेस्ट, एक सेकेंड, डिस्पोज वेस्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। अभी बताता हूँ भाई, तो क्या कह रहे थे तुम, देखो, तो ये जो बच्चा होता है ना, इसके अंदर एक निडल्स की मदद से सेल को बाहर ले लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे तो बच्चा बनना नहीं है, तो सेल्स ऐसी हैं, ठीक है। इट्स टेकन बाय निडल टू स्टडी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, और ये इंडिया में बैन कर दी गई क्योंकि फीमेल चाइल्ड को पता कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए इंडिया में से बैन कर दिया गया। बताओ समझ में आया भाई सबको, ठीक है, क्योंकि फीमेल में ये चेक कर ले रहे थे ना कि फीमेल लास्ट में, बच्चे के लास्ट में एक्स एक्स है या एक्स वाई है, तो शुरू की स्टेज में ही मार दे रहे थे। तो होता ही है कि जब बच्चे को शुरू की स्टेज में किल करोगे, तुम मान लो 7 डेज, मान लो 7 डेज के बाद प्लेसेंटा बनती है फर्टिलाइजेशन के, तो यूं मान के चलो कि उस टाइम पे वो लीगल होता है, ठीक है, 1 मंथ के अंदर, 15 डेज के अंदर, क्योंकि उस मंथ, इस टाइम पे क्या होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रक्चर बने नहीं होते, और ऐसे में किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली है और चाइल्ड जो है वो डेथ हो गई उसकी, तो वो पता नहीं चलता, ठीक है। पर अगर बच्चा 2 महीने का हो गया है, ठीक है, 1.5 महीने का हो गया है, तो ये मान के चलो कि फिर उसकी प्लेसेंटा जो होती है, जो मैंने दिखाया ना डेसिडुआ वाला पार्ट, वो इतना टाइट अटैच हो जाता है किससे, यूट्रस से, कि वो पिल से नहीं हिल सकता फिर, ठीक है। फिर वो बच्चा जो है उसको ऑपरेशन करके ही क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, वो प्रॉपर टेक्निक होती है। तो उसमें किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट की, ठीक है, कोर्ट जाके परमिशन लेनी पड़ती है कि बताओ हम ये करें या ना करें, समझ रहे हो बात, तब ऐसे होता है, उससे पहले वो लीगल होता है। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, जो एमनियन होता है वो मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है, तो एमनियन जो होता है वो मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, तो ये होता है मीजो एक्टोडर्मल
डर्मल ओरिजिन, मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, तो मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन क्या चीज होती है? तो ये जो इनर सेल मास है जिससे बच्चा बना है, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। एक होती है एक्टोड्रम, एक होती है मीजोड्रम और एक होती है एंडोड्रम। मीजो एक्टो, तो ये मीजो और एक्टो से बना हुआ होता है। ठीक है, एमनियन बना होता है मीजो और एक्टो से। तो मीजो एक्टोडर्मल इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। 3 लेयर होती है, अपर, मिडल और लोअर। अपर वाली को कहते हैं एक्टो, मिडल वाली को क्या कहते हैं? मीजो, और इनर वाली को क्या कहते हैं? एंडो। तो यहाँ पे मीजो और एक्टो से मिलके कौन बना हुआ है? मीजो की सेल से और एक्टो की सेल से मिलके कौन बना हुआ है? एमनियन बना हुआ है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, खत्म हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। तो आज लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है हमारा प्लेसेंटा। एंड देन इसके बाद जो है एक टॉपिक रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर खत्म, फिर तुम्हारा टेस्ट है ना भी गौरव। चलो तो इसको इरेज करते हैं और आते हैं प्लेसेंटा पे। इधर वाला इरेज कर रहा हूँ, ट्विंस विंस वाला। कुछ पूछना है तो पूछ लो, जो ना समझ में आ रहा हो। कोई चीज पूछनी है सना तुम्हें? ठीक है भाई गौरव। हो गया नहीं? कोरियन प्लेसेंटा बनवाएगी, क्योंकि कोरियोनिक विलाई जाती है तो प्लेसेंटा बनवाएगी। फॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैस, डिस्पोज ऑफ वेस्ट। ठीक है, और यॉक सैक जो होता है इसमें क्या होता है? यॉक होता है, माइक्रोलासाइथल होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, छोटा यॉक होता है। तो अब आता है टॉपिक प्लेसेंटा। लास्ट टॉपिक है आज का प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है भाई? सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे प्लेसेंटा की। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल होता है ये, एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल होता है और फंक्शनल यूनिट होता है ये। ठीक है, बिटवीन फीटस एंड मदर, बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी। स्ट्रक्चरल कैसे है? क्योंकि भाई जुड़े हुए हैं, है ना। और फंक्शनल कैसे? क्योंकि ये हॉर्मोन्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल भी हो गया और फंक्शनल भी हो गया। ठीक है, बनता कैसे है ये? तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय। तो दो चीजों को आपस में जोड़ के बनता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटर डिगिटेशन, इंटर, एंट्रेंस की लाइन थी तो वही लिखी हुई है। इट इज फॉर्म्ड बाय इंटर डिगिटेशन, इंटर डिगिटेशन। तो इंटर डिगिटेशन मतलब आपस में फंसना। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय इंटर डिगिटेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, ऑफ कोरियोनिक विलाई, ऑफ कोरियोनिक विलाई। तो इट इज फॉर्म्ड बाय इंटर डिगिटेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू, एंड यूट्राइन टिश्यू। तो यूट्राइन टिश्यू किसकी बात कर रहा है? एंडोमेट्रियम की। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम की और कोरोनिक विलाई की आपस में इस तरीके से अटैचमेंट होने को क्या कहते हैं? इंटरडिगिटेशन की। दोनों ने इस तरीके से अटैच कर लिया एक दूसरे को। तो इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरडिगिटेशन ऑफ कोरोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू। ठीक है, अब आता है भाई इसका फंक्शन क्या प्लेसेंटा का। तो फंक्शन क्या प्लेसेंटा का? तो फंक्शन क्या होता है इसका? एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और क्या फंक्शन होगा भाई गौरव? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, CO2 भी लिख लेना यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे इसका फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, हॉर्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। इसको इरेज कर दिया जाए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स को।
तो यहाँ पे जरा शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं जब तक। तो सबसे पहला हार्मोन जो भाई प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ लिखेंगे हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा, हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के जो हार्मोन होते हैं उसमें सबसे पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन तो भाई ग्रेनुलोसा सेल और कॉर्पस लूटियम ही बनाता है, और कोई बना ही नहीं सकता, है ना भाई गौरव। तो ये गलती हो जाती है यहाँ पे। सेकंड आता है एससीजी, ठीक है। एससीजी का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक। कोरियोन किसे कहते हैं आकृति? कोरियोनिक, कोरियोनिक। हाँ, तो कायदे से कहा जाए तो ये बच्चे की लेयर है, मदर की लेयर है? बच्चे की। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन। तो गोनाड, गोनाड क्या प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स। गोनाड क्या प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स, ठीक है। तो जो एससीजी होता है ये कहाँ से निकल रहा है? कोरियोन से। कहाँ से निकल रहा है? और ये कहाँ पे काम कर रहा है? गोनाड्स पे। तो इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है, ठीक है, ये डेवलप करवाता है मेमोरी ग्लैंड, डेवलप मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करवाता है ताकि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को मिल्क फीड कराई जा सके, ठीक है। और ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज सेंसिटिविटी को। गलत लिख दिया मैंने इसमें, इसको इरेज कर देना। इसमें आता है एससीजी में सबसे पहले आएगा इट इज टेस्टेड बाय प्रेगनेंसी किट। इट इज टेस्टेड बाय प्रेगनेंसी किट। तो अगर फीमेल में प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें कौन सा हार्मोन टेस्ट होता है? सबसे पहले एससीजी। अगर अब देखो, मान लो कोई प्रेगनेंसी फीमेल में लेट करो, आज कोइटस हुआ और कल टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या टेस्ट सही आएगा? प्लेसेंटा बनने में कितना समय लगता? 7 दिन, ठीक है भाई। तो टेस्ट पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, वो तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब प्लेसेंटा कब बनती है? अराउंड 7 दिन बाद। तो 7 दिन के बाद चेक किया जाएगा। अगर 7 दिन के बाद पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ब्लड में एससीजी है। बात समझ में आई बात? तो इस तरीके से चलती हैं चीजें। तो इट इज टेस्टेड बाय प्रेगनेंसी किट, ठीक है। तो इसको प्रेगनेंसी किट टेस्ट करती है। तो प्रेगनेंसी किट जिस हार्मोन को टेस्ट करती है उसका नाम होता है एससीजी। दूसरा इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है ये स्टिमुलेट करता है कॉर्पस लूटियम को। तो ये स्टिमुलेट करता है कॉर्पस लूटियम को। तो इट स्टिमुलेट कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है और उससे क्या बनवाता रहता है? प्रोजेस्टेरॉन बनवाता रहता है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करवाता है। तो ये इसलिए इसको गोनाडोट्रोफिन कहा जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बनवाता है। नेक्स्ट जिसके लिए मैं लिखवा था मेमोरी ग्लैंड, वो होता है एचपीएल, ठीक है। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। हाँ, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो प्लेसेंटा से निकलने वाला लैक्टोजन। लैक्टो का मतलब क्या होता है भाई? लैक्टेशन किसे कहते हैं? बच्चे को मिल्क फीड कराने को क्या कहते हैं? लैक्टेशन। तो ये काम करेगा मेमोरी ग्लैंड पे, ठीक है। उसमें गलत लिख दिया। तो ये क्या करेगा? इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो डेवलप करवाएगा मेमोरी ग्लैंड को। सेकंड, ये मदद करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लूकोज, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इंक्रीज करेगा ग्लूकोज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है भाई? बताओ भाई। नहीं, ग्लूकोज सेंसिटिविटी का मतलब होता है, कम का भी नहीं होता, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज ग्लूकोज सेंसिटिविटी फ्रॉम फीटस साइड। तो इसका मतलब जो चाइल्ड है वो ज्यादा ग्लूकोज मांग रहा है, ठीक है। बच्चे के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाने का काम करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, वो इंक्रीज करेगा ग्लूकोज सेंसिटिविटी फ्रॉम फीटस साइड। तो बच्चे की तरफ ज्यादा ग्लूकोज भिजवाएगा ये, ठीक है। ये काम है इसका, बच्चे की तरफ ज्यादा ग्लूकोज भिजवाएगा। 2-3 और रह गए हार्मोन्स, उनको और लिख देते हैं। तो हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा जो होता है, इसमें थर्ड हार्मोन आता है, उसका सॉरी ABCD, फोर्थ हार्मोन आता है, उसका नाम होता है रिलैक्सिन। तो होता है क्या है भाई? जो प्यूबिक सिंथेसिस होता है, तो प्यूबिक क्या होता है? जो ये हिप वाली बोन है, यहाँ पे प्यूबिस करके एरिया होता है। कैसे एरिया बनता है? तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये एक हड्डी हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है, ये दूसरी हो गई। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं इन हड्डी के। कौन कौन से 3? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम,
इशियम प्यूबिस, तो इस वाली हड्डी का प्यूबिस और इस वाले हड्डी का प्यूबिस आमने सामने हो गया, ठीक है। और जब ये यहाँ पे दोनों ज्वाइन करते हैं, प्यूबिस प्यूबिस जहाँ पे ज्वाइन करते हैं उसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है ये लूज हो जाता है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस को ये क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है, लूजन कर देता है, इसे लूजन कर देता है, ठीक है, लूजन कर देता है किसको, प्यूबिक सिम्फाइसिस को। तो जो जो रिलैक्सिन होता है वो किसको लूज करता है भाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज कर देता है, और लूज करवा के क्या करवाता है, डिलीवरी को इजीली करवाने में मदद करता है। हाँ हाँ, सिम्फाइसिस, SYMPHYSIS, ठीक है। तो लूजन प्यूबिक सिम्फाइसिस टू प्रमोट पार्चुरेशन, टू प्रमोट पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन। तो फीमेल में डिलीवरी इजीली हो पाए इसलिए रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, 2 हार्मोन और रह गए। तो एक आता है थायरोट्रोफिन, 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 और लास्ट आता है कॉर्टिकोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन एंड कॉर्टिकोट्रोफिन। तो थायरोट्रोफिन क्या करता है भाई, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। देयरफॉर मदर जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है ज्यादा, मदर क्या प्रोड्यूस करती है ज्यादा, थायराइड हार्मोन, ठीक है। मदर सिर्फ मिल्क ही चाहिए बच्चे को, ठीक है। मदर प्रोड्यूस मोर थायरोक्सिन, किसके लिए प्रोड्यूस करती है ज्यादा मदर, फॉर फीटस, फॉर फीटस, ठीक है। तो मदर की तरफ ग्लूकोज भी ज्यादा चाहिए होता है नॉर्मल से, और मदर की तरफ थायराइड हार्मोन भी ज्यादा चाहिए होता है नॉर्मल से, ठीक है। बच्चा कैसा पैदा हो जाता है अगर थायराइड हार्मोन कम हो प्रेगनेंसी के दौरान, नहीं, क्रिटिनिज्म, उस बीमारी का नाम होता है क्रिटिनिज्म, दिमाग से पैदल, ठीक है। क्रिटिनिज्म हो जाता है बच्चे को सिर्फ थायराइड हार्मोन की वजह से, समझ रहे हो। हाँ, अगर बच्चे में थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे कम रह गया तो क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी होती है। तो स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड एंड मदर प्रोड्यूस मोर थायरोक्सिन फॉर फीटस, ठीक है। हाँ कह सकते हो कि तुम क्रिटिनिज्म वाले चाइल्ड हो, ठीक है। तो जो कॉर्टिकोट्रोफिन का नॉर्मल लेवल रिक्वायर होता है फॉर टाइमली डिलीवरी, फॉर टाइमली डिलीवरी या टाइमली पार्चुरेशन। तो होता क्या भाई इसमें, फॉर एग्जांपल इसका लेवल जो है 9 मंथ पे ज्यादा हो गया कॉर्टिकोट्रोफिन का, तो डिलीवरी कब होगी, आओ आओ बहुत सही टाइम पे, डिलीवरी कब होगी 9 मंथ पे। और अगर इसका लेवल 9 मंथ से पहले बढ़ गया तो डिलीवरी कब होगी, 9 मंथ से पहले होगी, ठीक है। तो कॉर्टिकोट्रोफिन जो होता है वो इस तरीके से काम करता है, सही है भाई।